नमस्कार बच्चों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड केमिस्ट्री क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग जनरल केमिस्ट्री का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है। तो देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? तत्व। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु क्या है? तो वायु क्या है? तो वायु जो होता है मिश्रण होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि वायु में दे देता है आपका ऑप्शन में समांगी मिश्रण। तो अगर समांगी मिश्रण होगा तो इस परिस्थिति में हम समांगी मिश्रण को ही क्या करेंगे? टिक करेंगे। वायु है तो समांगी मिश्रण, और सिर्फ मिश्रण दिया हुआ है तो मिश्रण भी आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया है। तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है और इसका फॉर्मूला जो होता है वो NH3 होता है। क्लियर है दोस्तों? और अमोनिया उत्पादन की सबसे बेहतर विधि जो होती है वो होती है हैबर विधि। और हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में आयरन चूर्ण का उपयोग किया जाता है और वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है, जिसका संकेत होता है MO। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा है। तो देखिए, हीरा तत्व है और हीरा जो है अधातु होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है और ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है और ये कार्बन का अपरूप होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन होता है? तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप भी हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल यौगिक है क्योंकि अब जल यौगिक है क्योंकि, तो पहला तो ये है कि देखिए जल यौगिक इसलिए है क्योंकि देखो यौगिक का क्या होता है कि आणविक सूत्र होता है। क्लियर है? और मिश्रण का आणविक सूत्र नहीं होता है। तो जल का यौगिक होने का प्रमाण एक ये भी है कि उसका फॉर्मूला होता है H2O। दूसरा होता है कि इसमें रासायनिक बंधों से दो तत्व जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में हम मिला देंगे तो उससे बना पदार्थ जो है वो कहलाता है मिश्रण। और यहीं पे क्वेश्चन अगर ऐसे किया रहता कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब ये बन जाता है यौगिक। क्लियर है? तो याद रखिए, तत्व और यौगिक इनको शुद्ध माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो देखिए, जो धातु और अधातु दोनों जैसा गुण पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं उपधातु। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण है। तो देखिए, विरंजक चूर्ण जो है यौगिक है और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका CaOCl2। बारूद होता है। तो बारूद क्या है दोस्तों? तो बारूद जो है आपका मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वह यौगिक, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो देखिए, परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। लेकिन अगर बात करें कि सबसे पहले परमाणु के बारे में कौन बताया, तो उसके लिए सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है महर्षि कणाद का, जो भारतीय मूल के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और नाभिक से बाहर जो ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है और इस आवेश की प्रकृति जो होती है वो ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु विद्युतीय रूप से होते हैं। तो देखिए, परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है। मतलब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की संख्या समान होती है, इसलिए परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। क्लियर है दोस्तों? एक चीज और मैं बता दूं आपको, और नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। तो देखिए, वो है बोस। क्लियर है?
एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूलकण के साथ जुड़ा हुआ है, तो है बोस। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, पहले बता चुका हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। तो देखिए, किसी भी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार जो होता है उसके संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। देखिए, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक जो होता है वो होता है आपका C12। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। देखिए, जो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है वो हमेशा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। क्लियर है? क्योंकि न्यूक्लियस का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, जबकि उसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थायी नाभिक। तो अस्थायी नाभिक दोस्तों उसको कहा जाता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो समान होती है। क्लियर है? जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होगी उसे हम लोग अस्थायी नाभिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देखिए, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की सहायता से की थी। अल्फा कणों का बमबारी किया था स्वर्ण के पतले परत पर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो किसी भी तत्व का रासायनिक गुण जो होता है वो उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, और ये नियम दिया था मोजले ने, क्योंकि मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाया था तो उसके अनुसार किसी तत्व का रासायनिक गुण जो था परमाणु का द्रव्यमान संख्या था, लेकिन मोजले ने अपने प्रयोग से यह साबित किया कि किसी भी परमाणु का रासायनिक गुण जो होता है उसका द्रव्यमान नहीं होता है बल्कि उसकी परमाणु संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, मेसॉन के खोजकर्ता हैं। तो मेसॉन के खोजकर्ता हैं युकावा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो वो है आपका चक्रण से। किससे है दोस्तों? चक्रण से। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है। तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण जो होते हैं उसके संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है। तो देखिए, किसी भी तत्व का रासायनिक गुण जो होता है उस तत्व के परमाणु में उपस्थित संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर तत्व का रासायनिक गुण क्या करता है? निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इसका होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2 8 8 और 2। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण पत्थर से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो वो था आपका अल्फा कण। कौन कण? अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो इनमें क्या पाया जाता है। तो देखिए, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अप होगा तो दूसरा डाउन होगा। अप जो होता है वो क्लॉकवाइज रोटेशन को बताता है और जो डाउन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो देखिए, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n² के बराबर होती है। तो द्वितीय कक्षा है तो इसमें n का मान जो होगा वो 2 होगा। क्लियर है? तो 2n² जब करेंगे तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। तो देखिए, जो परमाणु क्रमांक होता है वही जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसलिए इसमें प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो 6 होगी। अगला क्वेश्चन, परमाणु की संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या Z है
तो देखिए इसमें परमाणु संख्या दिया हुआ है Z और द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है A। क्लियर है। और आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो मैंने अभी भी बोला आपसे कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अतः इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो Z होगी। अगला क्वेश्चन, तत्व यूरेनियम दिया हुआ है, इसका परमाणु क्रमांक 92 है और इसका द्रव्यमान संख्या जो है वो 235 है। तो इसमें पूछ रहा है प्रोटॉन की संख्या क्या है। तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक 92 है, इसलिए इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 92 होगी। अगला क्वेश्चन, सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है वही आपका प्रोटॉन का संख्या होता है और वही आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। अतः इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो 11 होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो द्रव्यमान संख्या में से 11 घटाएंगे, मतलब 23 में से 11 घटाएंगे तो उसका आंसर जो होगा वो 12 होगा। तो इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन जो होगा दोस्तों वो 12 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है और द्रव्यमान संख्या 238 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो मिसप्रिंट है, 146 दिया हुआ है। 146 जो होगा उसमें न्यूट्रॉन की संख्या होगी। क्लियर है। तो वहाँ जब न्यूट्रॉन होगा तब हो जाएगा 146। अब प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है तो होगा आपका 92, 92 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। तो ये है आपका द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। देखिए परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होती है और नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10 के पावर माइनस 15 मीटर होती है, इसीलिए उसको एक फॉर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं दोस्तों कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो हमेशा समान होती है। तो इसमें अगर प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 18 होगी। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसे तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो देखिए द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 दी गई है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 दी गई है, इसलिए इसका द्रव्यमान संख्या जो होगा वो 4 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है। तो देखिए ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बौछार किया तो अधिकांश अल्फा कण धातु पन्नी को बिना विक्षेपण के पार चले गए थे। देखिए रदरफोर्ड का जब आप एटॉमिक मॉडल पढ़िएगा तो उसमें जब उन्होंने अल्फा कणों पर स्वर्ण के पत्र पर अल्फा कणों की बमबारी किया तो पाया कि अधिकांश अल्फा कण जो है बिना पथ से विचलित हुए स्वर्ण के पतले परत को आर पार कर जाते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है दोस्तों वो खाली होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। तो देखिए वो है नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या पर, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर ही होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, रेडियो संकेता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी। तो रेडियो संकेता की खोज सबसे पहले हेनरी बेकमुरल ने किया था। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं वो अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की। तो ये भी रदरफोर्ड ने। अल्फा किरणें बनी होती हैं, तो देखिए अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का धनावेशित कण होता है। हीलियम का धनावेशित कण होता है। क्लियर है। और बीटा कण जो होता है वो ऋणावेशित कण होता है। अगला क्वेश्चन,
गामा किरणें क्या होती हैं? तो देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। गामा किरणों की जो ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बोरॉन का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सोडियम 11 और इसका द्रव्यमान संख्या दिया हुआ 22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है, तो ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा 2 गुना कर दिया जाए तो इस रेडियोधर्मी का क्षारण का दर होगा। तो देखिए रेडियोधर्मी क्षारण जो होता है, इन रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं वो निरंतर अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे मात्रा दुगनी कर दी गई है। तो देखिए इसके क्षारण पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो संचरण का दर होता है वो मात्रा, ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो ये लग जाएगा आपका, आधा होने में लग जाएगा 4 महीना, और आधा काल का मतलब ये है। क्लियर है? और उसका आधा होना है मतलब कि 3/4 का भाग, तो ये 8 महीने के आसपास में आपके लगेंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो देखिए पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, और जीवाश्मों की आयु का निर्धारण जो है वो कार्बन डेटिंग से किया जाता है, जिसमें कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हन ने परमाणु बम का क्या किया है? आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए परमाणु शक्ति संयंत्र जो होते हैं उसमें विखंडन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो वो है आपका विखंडन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो सूर्य में जो होता है वो नाभिकीय विखंडन नहीं होता है दोस्तों, बल्कि नाभिकीय संलयन होता है, और इसी नाभिकीय संलयन से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है या उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य का मतलब है जो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, तो उसके लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है, और भारी जल का सूत्र जो होता है वो DTO होता है, यानी ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। तो विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है दोस्तों, ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन अगला देखते हैं, एक रेडियोधर्मी तत्व की जिसके भारत में बड़े भंडार हैं। तो देखिए रेडियोधर्मी तत्व की अगर बात करें तो भारत में यूरेनियम की मात्रा बहुत कम है, लेकिन थोरियम की मात्रा जो है वो ज़्यादा है। अगला, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन है, तो इसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? तो जीवाश्मों की। क्लियर है दोस्तों? एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी संख्या की उपस्थिति के कारण होती है? तो वो होता है न्यूट्रॉन की संख्या के कारण। समस्थानिक का मतलब ये होता है कि वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो जब परमाणु क्रमांक समान होगा तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या जो होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु का नाभिक आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, देखिए आइसोटोप उसको बोलते हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक को ही इंग्लिश में आइसोटॉप्स कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ट्राइटियम जो इसमें होता है वो रेडियो सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो अभी अभी बोला मैंने आपसे 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक जो हैं
वो पोलेनियम के पाए जाते हैं और पोलेनियम के समस्थानिकों की संख्या जो है वो 27 है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आइसोटोन होते हैं। देखिए आइसोटोप वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन आइसोटोन उसको बोलते हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो देखिए बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों ये गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अम्ल वह पदार्थ है, तो अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है अर्थात H+ आयन डोनेट करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्लियर है दोस्तों? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो देखिए जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो देखिए पीएच स्केल का निर्माण जो था वो सोरेनसन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो देखिए सभी अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। भस्मों का स्वाद होता है, तो दोस्तों भस्मों का स्वाद जो होता है वो खरा या तीखा, आप बोल सकते हैं तीखा होता है। अगला क्वेश्चन, किसी एक सामान्य व्यक्ति में रक्त का पीएच, तो रक्त का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो 7.4 के आसपास में होता है। क्लियर है? अतः रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है और दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.4 के आसपास में या 6.6 के आसपास में होता है, जिससे दूध जो होता है हमारा वो अम्लीय प्रकृति का होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें सामान्य लवण कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? जैसे NaCl, ना तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन है और ना ही उसमें हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, इसको हाइग्रोस्कोपिक लवण कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।